हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था, हम फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, 12th फिजिक्स, जिसमें हम सारा कुछ रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय जेके बॉस। तो जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल के लिए, तो वो हमने इसमें सारा कुछ कवर कर दिया है। और जो इस साल नहीं पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैंने इसमें स्किप किया हुआ है। तो ये चेस अकॉर्डिंग टू जेके बॉस है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूँ। सारी वन शॉट्स इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे, चाहे वो बॉटनी हो, zoology हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। और अगर आपको इन शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ चाहिए आज के लेक्चर का, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर्स नहीं देखे हुए, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं मेरी चैनल पे, तो आप जाके वो भी देख लीजिएगा। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, zoology हो, सबका गेस्ट पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है इस साल का, यानी 2024 2005 25 जो सेशन है उसके लिए। तो इस वीडियो का आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि मैंने सारा इसमें इंपॉर्टेंट कवर किया है। तो इसमें कुछ टाइम कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वन शॉट। यानी इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करने जा रहे हैं वन शॉट में। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है 12th का, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वन शॉट। तो टॉपिक्स हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, दैट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ इन जनरल फॉर्म, और उसको हम वेक्टर फॉर्म में भी इसी में प्रूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड गॉस थ्योरम, यानी जो भी इंपॉर्टेंट है जेके बॉस के लिए, एग्जाम्स के लिए, वो मैंने इसमें कवर कर दिया है। बाकी जो भी आपके टाइम वेस्ट कर सकते थे, उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्किप किया हुआ है। तो आपको वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको इसको पूरे अच्छे से देख लेना है। तो पहले टॉपिक की तरफ अगर हम यहाँ पे चलेंगे, तो पहला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट अ रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, उनकी स्टडी अगर हम करेंगे रेस्ट पे, जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है उनकी स्टडी अगर हम करेंगे रेस्ट पे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे दैट इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हमारे पास कोई एक बॉडी होगी, न्यूट्रल बॉडी होगी, उससे हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, जो वहां पे बच जाएगा उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाट इज इट इज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी करेंगे, फिर जो वहां पे बच जाएगा वो होता है पॉजिटिव चार्ज। और इसका जस्ट अपोजिट होता है नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, negative charge is produced by giving electrons to a neutral body, that is negative charge means the excess of electrons on a neutral body। यानी अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी होगी, उसमें हम एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पे नेट चार्ज होगा वो वहां पे होगा नेगेटिव चार्ज। एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसके बाद ये यूनिट से यह आप देख लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एमसीक्यू। यानी माइक्रोफैरड या जो आपका नैनो फैरड होता है, पिको फैरड होता है, उनका यूनिट्स क्या होता है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस मीन्स दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी जस्ट लाइक आपने 9th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस मीन्स दैट द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed, but it may simply be transferred from one body to another body। Additive property, total charge on an isolated system is equal to the algebraic sum of charges। यानी अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस होंगे, अगर आप उनको टोटल चार्ज निकालना चाहते हो, आपके पास सेपरेट चार्जेस होंगे, आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हो उस सिस्टम का, उस आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आपको सारे चार्जेस का एल्जेब्राइक सम लेना होगा। यानी अगर प्लस साइन होगी उसको प्लस साइन लेनी है, अगर माइनस साइन होगी यानी माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज एज लेना है। दैट मीन्स
This is called the additive property of charges. That is, if a system contains three charges q1, q2, and minus q3, then the total charge q will be equal to q1 plus q2 minus q3, क्योंकि जो यहाँ पे q3 है वो नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, दैट इज द algebraic sum. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. एंड ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दिस क्वेश्चन इज मच मोर इम्पोर्टेंट. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मैंने गेस्ट पेपर में भी इंक्लूड किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन. द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज. यानी जो स्मॉल इसमें फंडामेंटल चार्जेस होती है, अगर हम एक बॉडी लेंगे उसमें जो भी फंडामेंटल चार्जेस होते हैं, यानी उसमें एक चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज होगा वो होगा बराबर इंटीग्रल मल्टीपल, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई वो होगा, यानी क्यू टोटल क्यू इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3, यानी जितने भी उसमें फंडामेंटल चार्जेस होंगे टोटल चार्ज उनका इंटीग्रल मल्टीपल होगा उन्हीं फंडामेंटल चार्जेस का. इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. दैट्स व्हाई द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द मोशन, यानी मोशन की वजह से चार्ज अनअफेक्टेड रहता है, तो इसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे. द चार्ज ऑफ ऑन ए बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज एट मोशन. यानी अगर हम चार्ज को रेस्ट में रखेंगे उस टाइम भी उसका वैल्यू उतना ही होगा, अगर हम उसको मूव करवाएंगे तो उस टाइम भी उसका वैल्यू उतना ही होगा वेलोसिटी में, यानी वेलोसिटी की वजह से उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. दैट्स व्हाई द चार्ज ऑन ए बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑफ इट्स वेलोसिटी. एक और इजी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, दैट इज द लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलेंगे, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, ये है ऑन द बेस्ड द सेकंड प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे मैंने सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन की, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी जो टोटल चार्ज होता है वो होता है बराबर algebraic sum. Two identical small conducting balls B1 and B2 are given -7 and +4 picofarad charges respectively. They are brought in contact with a third identical body, yeah, ball, and then the separated. The final charge on each ball is -2 than the initial charge on B3. यानी ये बोल रहा है कि अगर हमें हमारे पास दो बॉल्स है और बॉल 1 का चार्ज -7 है और बॉल 2 का चार्ज +4 है, और हमने इसको एक और बॉडी के साथ कांटेक्ट किया, तो अगर हम कांटेक्ट करने के बाद उन तीनों बॉडीज को सेपरेट करेंगे तो सबके पास कितना चार्ज मिलता है, -2. यानी अगर हम लास्ट चार्ज की बात करेंगे जो नेट चार्ज होगा, जब हमने उसको सेपरेट किया हुआ था तो तीनों बॉडी के पास कितना चार्ज होगा, इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2, यानी हर किसी बॉल के पास -2 चार्ज है, माइनस पीको फेरेड, -2 पीको, सॉरी पीको फेरेड नहीं, पीको कूलम चार्ज है. तो यहाँ पे कितना होगा, -2 -2 -2, तो एल्जेब्राइक सम लेना होगा, -2 -2 -2 होगा -6. और यहाँ पे हमारे पास पता है कि यहाँ से हमारे पास -7 +4 और हमारे पास B3 है, तो यहाँ पे हम दोनों सम इक्वल लेंगे, यानी बिफोर सेपरेशन एंड दिस इज आफ्टर सेपरेशन -6. तो बिफोर सेपरेशन कितना होगा, नेट चार्ज दो बॉडीज का होगा -3, यानी -7 +4 होगा -3, और हमारे पास B3 का चार्ज होगा Q, तो टोटल चार्ज हमारे पास मिल जाएगा Q इज इक्वल टू -3, और ये -6 अगर हम इस -3 को इस ओर ले जाएंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज मिल जाएगा Q, जो इनिशियल चार्ज होगा Q का वो होगा Q3 का, दैट इज -3. यानी ये एडिटिव नेचर पे था. तो एडिटिव नेचर हमें बोलता है कि जो भी चार्जेस होंगे उनका जो सम होगा वो अलजेब्राइक सम होगा, यानी डायरेक्ट सम वहां पे हमें लेना है. तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आपको -3. ऐसा एक क्वेश्चन आपको इस साल देखने को मिल सकता है. तो इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म. पहले हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे. It states that the force of attraction or repulsion between two-point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. And the direction of force is along the line joining two charges. ये important है, ये line important है. The direction of this force is along the line joining between these charges. यानी अगर ये एक चार्ज होगा और ये दूसरा चार्ज होगा, अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना होगा इन दोनों के दरमियान, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, तो वो जो नेट फोर्स होगा वो अलोंग दैट लाइन होगा, जो इनके दरमियान जो कनेक्ट होगी लाइन, जो इनको ज्वाइन कर रही होगी, अलोंग दैट लाइन इसका नेट फोर्स होगा. तो
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे के का वैल्यू होता है बराबर के का वैल्यू होता है बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम देखेंगे, सॉरी ये जो 9 × 9 10⁹ वैल्यू है ये पूरे के की वैल्यू है। अगर हमें जस्ट एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी होगी, एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे होगा दैट इज 8.85 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। If epsilon naught is permittivity of free space and k is the dielectric constant of medium, then epsilon naught is equal to k epsilon naught। और फॉर फ्री स्पेस हमें पता होता है के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, देयर फॉर फ्री स्पेस एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म, यहाँ पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी जो हमने अभी एप्सिलॉन को डिफाइन किया, यहाँ पे एप्सिलॉन को हमने डिफाइन किया, व्हाट इज इट एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम खाली एप्सिलॉन लेंगे वो हमारे पास बन जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी अगर हम उन दोनों का रेशियो लेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो हमारे पास बन जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ कूलम क्या होता है? वन कूलम ऑफ चार्ज इज द चार्ज व्हेन which is when placed at a distance of 1 meter from equal and similar charge in vacuum or air will repel it with a force of 9 to 10 power 9। यानी जब हम एक कूलम चार्ज को प्लेस करेंगे 1 मीटर पे, वहां पे हमें कितना फोर्स देखने को मिलेगा? विथ अ फोर्स वो रिपेल करेंगे विथ अ फोर्स ऑफ 9 to 10 power 9 मीटर, सॉरी 9 to 10 power 9 न्यूटन फोर्स के साथ वहां पे वो रिपेल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज PYQ। ये है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ए पे 1 कूलम है, इस पे -2 कूलम है, इस पे 1 कूलम है, और इस पे टोटल जो कितना है डी पे दैट इज -2 कूलम। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि रिपल करेंगे आपस में, और सी और ए आपस में रिपल करेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे एफ नेट मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज 1 पिको कूलम ईच are kept at vertices of equilateral triangle of side 10 centimeter, find the net electric field at centroid of the circle। ये क्वेश्चन आप मुझे इस क्वेश्चन को आप करोगे अच्छे से, और इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे, और जो भी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसके लिए एक गिफ्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से करोगे प्रैक्टिस, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। 3 पॉइंट चार्जेस यानी 3 पॉइंट चार्जेस है वो कहाँ पे प्लेस किए गए हैं? तीन वर्टिसेस होती है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका जो साइड का डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे। इसका आप आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमें पता होता है R1 + R2 = R3 बाय द ट्रायंगल ऑफ एडिशन, या पैरेललोग्राम एडिशन के साथ भी इसको निकाल सकते हो। तो R यहाँ पे हमें मिल जाएगा R2 - R1। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे F1 और F2 कितना फोर्स लगा रहा है आपस में, F1 F2 पे कितना फोर्स लगा रहा है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप, और F1 F2 कितना मिल जाएगा हमें बराबर? तो वो मिल जाएगा बराबर F1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और हमें पता होता है R कैप किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? R वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो इस R को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा? दैट इज F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्यूब और इनटू R वेक्टर। और यहाँ पे हमें पता होता है कि यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है।
तो यहाँ पे कितना होगा, F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21, यानी टोटल एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा इसमें, Q1 और Q2 में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। और वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म में आपको जस्ट करना है, जो आपको पता होता है, आपको यहाँ से आर कैप लेना है। आर कैप यूनिट वेक्टर आपको पता होता है किसके बराबर होता है, दैट इज आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पे इस आर को आप इस आर से मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर से, तो टोटल बन जाएगा आर क्यूब। तो नेट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा आपको F12 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस होंगे तो वहां पे आप कितना कैसे सम लोगे उनका। इफ द सिस्टम कंटेन्स नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस देन द फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑन इट बाय स्मॉल चार्जेस। यानी वहां पे आपको सेपरेट चार्जेस लेने होंगे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालूं सारा एफ, तो पहले मैं लूंगा F1 की Q1 से कितना फोर्स होगा, फिर Q2 से कितना फोर्स होगा, फिर Q3 से कितना फोर्स होगा। तो नेट फोर्स तो कौन सा सम यहाँ पे लेना है, वहां पे हम लेते थे एल्जेब्राइक सम, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा सम लेना है, इसको पूरा ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको लेना है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे आपको वेक्टर सम लेना है, दैट इज एफ नेट विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the force acting on a unit positive charge and the direction is along the direction of force. If the F is force acting on infinitesimally positive charge, infinitesimal positive charge Q naught, then the electric field strength E will be equal to F by Q naught। यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो उस पर कितना फोर्स आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इन टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम फिर से डिस्कस करेंगे तो ये समेशन होता है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना होगा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो यहाँ से, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है, यानी अगर हम लेमडा यहाँ पे लेंगे चार्ज डेंसिटी, तो डी क्यू हमें मिल जाएगा लेमडा डीएल। अगर आपके पास सरफेस चार्ज होगा तो डी क्यू बराबर होगा सिग्मा डीएस। अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज होगा, वहां पे आप स्मॉल एलिमेंट लोगे चार्ज का, दैट इज रो डीवी, and dq is equal to rho dv. Rho is the volume charge density here. तो यहाँ पे तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज, वेयर लैम्डा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड इंटीग्रेशन इज ओवर द होल लेंथ ऑफ चार्ज। या यहाँ पे आप लोगे होल सरफेस ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्या आप लोगे पूरे वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो इंटीग्रेशन आप अकॉर्डिंग टू दैट लोगे जो भी वहाँ पे डेंसिटी होगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इस साल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ये भी मैंने जो है आपके गेस्ट पेपर में इंक्लूड किया हुआ है। An electric field is a curve drawn in an electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point in the direction of net field at point। प्रॉपर्टी इसकी क्या है, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इफ देयर इज सिंगल चार्ज इफ देयर इज सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। यानी फील्ड चार्ज कहाँ पे स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज पे, और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। लेकिन अगर वहाँ पे खाली जो है नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इन शॉर्ट वहाँ पे सिंगल चार्ज होगा, तो वो कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, या तो इन्फिनिटी पे स्टार्ट करेंगे या फिर एंड पे, एंड भी इन्फिनिटी पे ही करेंगे। In a charge-free region, electric field lines can be taken to be continuous curves without any breaks। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेनी है तो आपको डायरेक्ट वहां पे कंटिन्यूस कर्व्स लेनी है विदाउट ब्रेक्स। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली, और आपको वहां पे रीजन बताना होगा। रीजन इसका क्या है,
Because if they do so, then two tangents can be drawn at a point of intersection, which would mean two directions of electric field strength at one point, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये ऐसा करते हैं, अगर यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर आपको इसका रीजन बताना होगा, इसका रीजन ये है कि अगर हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को लेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट पे, तो वहां पे दो टेंजेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस पॉसिबल है। तो जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस दो पॉसिबल नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स, दिस फॉलोज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती है। तो ये इससे हमें क्या मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव नेचर में होता है। द इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, while electric field lines at different separations represent a uniform electric field। ये यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी से आप 3 या 4 अच्छे से कर सकते हो। इसमें से पूरी की पूरी नहीं करनी है, जो आपको अच्छे लगेंगे 3 या 4 वो बेटर है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा जो है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ए सिस्टम कंटेनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेंगे, यानी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी वो दोनों इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, और उसको हम स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे, उसको हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जो डायपोल हमारे पास होगा वो किन किन चार्जेस से होगा? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एट अ सेपरेशन ऑफ 2l इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर हमें इस डायपोल, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर हमें इसका डायपोल मोमेंट निकालना होगा तो वो बराबर होगा एक तो इसका कोई भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा इसके किसके साथ? जो उसके दरमियान डिस्टेंस हो गई। यहाँ पे इसके दरमियान डिस्टेंस 2l है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट बन जाएगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो यहाँ पे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। तो यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एट पॉइंट पी ऑन एक्सिस और एट पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यानी एक्सिस पे आपको निकालना होता है और इक्वेटोरियल लाइन पे आपको निकालना होता है। अगर हम एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस पे कितना होगा? यहाँ पे एक्सिस पे होगा पी इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई आर क्यूब। और यहाँ पे अगर हमें निकालना होगा एट इक्वेटोरियल लाइन और p डैश की वजह से, तो यहाँ पे हम लेंगे इस पॉइंट पे, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हमें निकालना होगा इस डायपोल की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगा बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पे भी आर क्यूब है, यहाँ पे भी आर क्यूब है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एक्सिस पे है वो इक्वेटोरियल से दो गुना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस इज टू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? इस पे दो फोर्स एक्ट हो जाएंगे, और जब दो फोर्स एक्ट हो जाएंगे तो वहां पे एक और क्वांटिटी हमारे माइंड में आती है दैट इज कॉल्ड टॉर्क, और उसको हम बोलते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो ये हमारा एक डाइपोल है दैट इज माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, और इसका सेंटर एट O है और इसका एंगल एट थीटा है। तो यहाँ पे इस पे F2 फोर्स एक्ट होगा दैट इज F2 इज कॉल्ड माइनस क्यू ई, और F1 होगा बराबर क्यू ई। यानी इस टाइम इस साइड पॉजिटिव होगा क्यों, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास मिल जाएगा F2 इज कॉल्ड माइनस क्यू ई। In a uniform electric field of strength E, the net electric force is zero, but a torque equal to P is sin theta acts on dipole, where theta is the angle between direction of dipole moment P and electric field E. This torque tends to align the dipole along the direction of electric field। ये अब टॉर्क क्या काम करेगा? ये इस डाइपोल को किस डायरेक्शन में रखेगा? दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इसको अलाइन करेगा इसी डायरेक्शन में।
टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अगर हम डायरेक्टली लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें देता है साइन थीटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया। अब अगर हम कोई सरफेस लेंगे, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, total number of electric field lines crossing a surface, crossing surface normally is called electric flux. Electric flux through surface element ds is equal to d phi is equal to e dot ds. डॉट प्रोडक्ट हमें देता है cos थीटा, तो d phi हमें मिल जाएगा, या डेल्टा phi हमें मिल जाएगा e dot ds. EDS cos theta, where E is electric field strength, electric flux through center closed loop is equal to surface integral of E dot ds. SI unit of electric flux is voltmeter, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और यहाँ पे ये हमने एक सरफेस ली है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये आपको शॉर्ट में पूछी जाती है, इसको आपको लॉन्ग में नहीं करना है। इट स्टेट्स दैट total electric flux through a closed surface is equal to the 1 by epsilon times net charge enclosed by that surface। यानी अगर हमें किसी बॉडी से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, तो हमें गॉस थ्योरम यहाँ पे होती है, लेकिन ये सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमें किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ई डॉट डी एस, यानी 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। यानी इस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज होगा, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स से। तो वहां पे हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसमें। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा पहला वीडियो था, तो दैट्स वाई मैंने इसमें जल्दी कोशिश करने की, ख़त्म करने की। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट बॉक्स में बता देना कि पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, या फिर हम पहले फिजिक्स सारा कवर करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। या फिर आप मुझे ये भी सजेशन दे सकते हो कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ साथ स्टार्ट करिए। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।